नमस्कार, आप भारत लाइव देख रहे हैं और ये रातों रात है जहां हम करते हैं उन सभी खबरों पर चर्चा जो खबर बिहार की राजनीति में घट चुकी है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि इस तरह की संभावना जताई जाए कि फिर से इस तरह का कार्य हो। आपको बता दें, बिहार में राजनीति जिस तरीके की चल रही है, कई ऐसे मामले हैं जिस मामले में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का विचार मेल खाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सीधा सीधा कहें तो अंदर ही अंदर साथ आने की चर्चा हो रही है। लालू प्रसाद यादव भी तैयार हैं, कैसे तैयार हैं और क्या कुछ इसमें मामला है जिसके बदौलत वो साथ आने को तैयार है। इन सभी मामलों पर, इन सभी बातों पर हम बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बाबा, क्या मामला है वो साथ आने को तैयार हैं? सनी, कोई नया बात नहीं है जी। हम लोग लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं और लगातार जो बातें बता रहे हैं, धीरे धीरे करके उन बातों की तरफ जो इस देश की राजनीति है शिफ्ट करती जा रही है। सारा खेल आंकड़ों का है। भारतीय जनता पार्टी भीतर ही भीतर डर क्यों रही है जी? क्योंकि अगर डरती नहीं तो नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण को साधने से उसे खुश होना चाहिए था जी। क्योंकि नीतीश कुमार जितना भी मजबूत होंगे उतना भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। जी। आपने देखा ही होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा मजबूत हुई है तो नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री हैं। जी। यानी कहने का मतलब है, गठबंधन का कोई साथी यदि मजबूत होता है तो उसका फायदा गठबंधन को ही मिलता है। जी। लेकिन इसके उलट आप सोचना शुरू कर दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथियों को कभी भी मजबूत होने नहीं दिया है। जी। आप उठा करके देख लीजिए शुरू से ही इतिहास। हम अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के काल की बात नहीं कर रहे हैं जी। क्योंकि तब एक अलग तरह की राजनीतिक धारा थी। उस धारा में कुछ ऐसी चीज़ें थी कि सामूहिक रूप से डिसीजन लिए जाते थे। जी। अगर ऐसा नहीं होता, इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी आस्था क्या थी कि विपक्ष को भी उतना ही सम्मान मिलता था जितना सत्ता पक्ष को मिलता था। जी। अगर ऐसा नहीं होता तो इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी को देश का प्रतिनिधित्व करने नहीं भेजा होता। जी। और इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी में लौह लेडी नहीं कहा होता। जी। आयरन लेडी नहीं कहा होता। इन सारी बातों को लेकर के वैचारिक मत भिन्नता अलग है, लेकिन इस देश को सींचने के लिए, सींच करके मजबूती के साथ खड़े रखने के लिए और डेगा पाई नहीं, दौड़ने के लिए, चलने के लिए नहीं, दौड़ने तक के लिए, अब चूंकि 70 साल से 7 दशक से भी ज़्यादा का यह देश आज़ाद देश है, ऐसी स्थिति में आज लोगों को इस बात के लिए परेशान होना पड़े कि आज खा लिए हैं, कल का क्या होगा। तो निश्चित रूप से ऐसे लोकतंत्र में रहने से अच्छा है कि राजतंत्र ही बेहतर था। जी। लोगों के मन में ये बात घर करने गई है और कहीं ना कहीं वोट की राजनीति इतना ज़्यादा गंदी हो गई है जी कि इसने जाति, संप्रदाय, वर्ण सबके आधार पर लोगों को अलग अलग खाने में फिट कर दिया है, जिससे कि वोटों का फायदा हो। एक बार फिर से इसी तरह की एक धारा बह चली है। जी। आप मंडल कमीशन की बात कर रहे हैं। आज मंडल कमीशन की बात बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कल ही आपने देखा कि जिस तरह से मंडल कमीशन को के पूरे जितने भी तय किए गए थे मानक, उन सारे मानकों को लागू करने के लिए आपाधापी की स्थिति है, जहां एक तरफ इस पूरे माहौल में जातीय जनगणना को लागू करके एक और विषमता, कहिए तो विषमता को फैलाने की कोशिश हो रही है। जी। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यही बात कह रही है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है तो उसको उसके साथी दल भी नहीं मान रहे हैं। जी। बहुत अच्छी बात है कि जातीय जनगणना हो, जातीय जनगणना हो करके जैसा सरकारें कह रही हैं कि हम योजना बनाने में ज़्यादा हमारे पास रहेगा, हमारे पास डाटा रहेगा, आंकड़े रहेंगे तो किया जा सकता है। इन सब बातों को लेकर के और भी कई तरह के माहौल पैदा हो रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि पिछले 6-7 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से इस देश को चीट किया है, कहा जा रहा है कि वादा के हिसाब से नई सरकार चल रही है, जिसके कारण आपने देखा कि बहुत सारे लोगों ने साथ भी छोड़ा था। जी। हाल फिलहाल में किसानों के आंदोलन को लेकर के आपने देखा कि किस तरह से शिरोमणि अकाली दल ने साथ छोड़ा। जी। और भी कई लोगों ने साथ छोड़ने का मन बनाया। इन सब बातों के साथ भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपनी मजबूत पकड़ बनाती जा रही है। बिहार में भी आपने देखा कि जो पीछे पीछे चलती थी नीतीश कुमार के, आज नीतीश कुमार के आगे खड़ी है। जी। भले ही नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार विकास के जो काम हैं
उसको उस हिसाब से उस अनुपात में नहीं कर रहे हैं। कहने वाले तो यहाँ तक कर रहे हैं, कई विपक्ष के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, यहाँ तक कि साधु यादव जो कि लालू राबड़ी शासनकाल में सत्ता के बहुत करीब थे जी, उन्होंने बहुत नज़दीक से देखा है कैसे तंत्र चलते हैं। हम तेजस्वी यादव की बात यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तब वो बहुत बच्चे थे, लेकिन साधु यादव ने पूरी तरह से इन चीज़ों को देखा है। और जब बातचीत वो कर रहे थे, मेरे साथ भी बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि आज जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बिहार सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि किसी योजना में खर्च कर सके जी, और ऐसी स्थिति में यदि जातीय जनगणना करके ये कहा जा रहा हो कि हम योजना बनाने और उस जाति विशेष को लाभ पहुंचाने जिसको ज़रूरत है इसके लिए कर रहे हैं, तो पहल तो अच्छी है, आपका विचार अच्छा है, लेकिन विचारों को एग्जीक्यूट कैसे कीजिएगा जी। आप तो अर्थ उपार्जन का कोई रास्ता ही नहीं निकाल रहे हैं। आपके बिहार में मेन पावर जितना ज़्यादा इस दुनिया में कहा जाता है, इस सृष्टि में कहा जाता है कि मेन पावर से बड़ा संपत्ति कुछ नहीं है जी, और उस मेन पावर को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। आपके मेन पावर से दूसरे दूसरे राज्य, आप देख लीजिए गुजरात, जिस गुजरात की चर्चा करते हैं, गुजरात मॉडल की चर्चा करते हैं, उस गुजरात मॉडल में क्या है, कौन है उस गुजरात मॉडल में? लाखों लाख की संख्या में बिहार के लोग हैं और लॉकडाउन ने सब कुछ बता दिया है जी, कहाँ कितने लोग हैं। ये बात हुई थी ना नीतीश जी, ये बात आपने किया था ना कि जब लॉकडाउन में लोग आ जाएंगे तो हम लोगों का एक डाटा बनाएंगे कि कौन लोग कहाँ कितने दिनों से हैं जी, कितने लोग कहाँ जा रहे हैं, इसका डाटा बनाने वाले थे। कहाँ वो है वो डाटा? कभी आपने इस डाटा के बारे में तो बताया नहीं। आप तो सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में पड़े हुए हैं, अपनी पार्टी बचाने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष इसको रखेंगे कि उसको रखेंगे, उपाध्यक्ष इसको रखेंगे कि उसको रखेंगे, आप इसी में लगे हुए हैं। अब आपके पास कुर्सी को बचाए रखने के लिए जो सहारा था, दो ही सहारा आपके पास है। एक आपके पास लालू प्रसाद है और दूसरा आपके पास भारतीय जनता पार्टी है। इन दो के सिवाय आपके पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। तराजू के पलड़े में आप जिधर बैठिएगा भार उधर नीचा हो जाएगा। और एक बात समझ लीजिएगा, अगर आप इन दोनों में से किसी एक को नहीं चुन के चलते हैं तो आपकी राजनीति हाशिए पर है जी। ऐसी स्थिति में आप सपना देखना बंद कर दीजिए। अब हम आज इस जो विषय को लेकर के बैठे हैं वो विषय अब आ गया जगह पर जी, क्योंकि हम इस बात को कहने बैठे हैं कि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसमें भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया है, बस खाली लालू प्रसाद के बिहार पटना आने का इंतजार हो रहा है जी। आकर के वो कौन सी योजना लेकर के आते हैं, क्या कुछ लेकर के आते हैं। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि कहीं ना कहीं भीतर खाने में पूरी बात तय हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव और नीतीश कुमार का जाना ये तय मान के चलिए। कहा तो यही जा रहा था कि अगर बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो नीतीश कुमार का उसी दिन खात्मा हो जाएगा जी। और नीतीश कुमार भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। जी, बंगाल में आज आप देख लीजिए उस स्थिति के बाद अगर सबसे ज़्यादा खुश कोई था तो कहा जाए तो ममता बनर्जी से भी ज़्यादा खुश नीतीश कुमार थे जी, क्योंकि उनके दल के लोग, नीतीश कुमार को छोड़ दिए, नीतीश कुमार ने कोई बधाई नहीं दिया था, कुछ नहीं किया, लेकिन उनके दल के लोगों ने बधाई जिस तरीके से दिया वो इस बात को दर्शा रहा था कि उनमें कितनी खुशी है। जी, नीतीश कुमार तो बधाई तब भी नहीं दिए थे जब आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, यानी नीतीश कुमार अपनी खुशी जाहिर करने का तरीका यही अपनाते जी। हैं। आरसीपी सिंह से उनका पिंड छूटा, ये उनके लिए कितनी खुशी की बात थी। आरसीपी सिंह आज उनके साथ भले ही रहते हुए, उनकी पार्टी में रहते हुए, उनके पार्टी के मंत्री के रूप में हैं, लेकिन उनसे नहीं जुड़े हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में ललन सिंह को लाया गया है। ललन सिंह ने जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया वो लालू प्रसाद को दिखाने के लिए नहीं था, क्योंकि लालू प्रसाद को शक्ति क्या दिखाएंगे, वो लालू प्रसाद ऑलरेडी विपक्ष में है, तो उनको शक्ति किसको दिखानी थी? तो शक्ति दिखानी थी भारतीय जनता पार्टी को। ये बताना था कि आप मेरे बिना शून्य हैं, अगर शक्ति देखनी है तो देखिए मेरी शक्ति। हम आप सीट कम होने के बावजूद भी देखिए हमारे अध्यक्ष के स्वागत में आपके प्रधानमंत्री से ज़्यादा लोग आते हैं जी। ये सब एक 100 पीस था और इस 100 पीस को लेकर के जब नीतीश कुमार और ललन सिंह दोनों जाकर के एकांत में मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं ये तो कहना बड़ा मुश्किल है जी। लेकिन चेहरे के भाव बता रहे हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग है और इस बड़ी प्लानिंग में नीतीश कुमार के पास इतना सामर्थ्य नहीं है। राजनीतिक सामर्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, आंकड़ों के सामर्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ। इतना सामर्थ्य नहीं है कि सवर्णों का वोट ललन सिंह उनको दिलवा दें।
उपेंद्र कुशवाहा और उमेश कुशवाहा मिल करके जितने भी कुछ समाज के लोग हैं उनका वोट दिलवा दें। अगर ऐसा होता तो उपेंद्र कुशवाहा आज कोई ना कोई सीट जीत करके जरूर आए होते जी। उमेश कुशवाहा अपनी सीट जरूर बचा लिए होते। लेकिन आज भी लालू प्रसाद के खेमे में कुशवाहा बिरादरी के लोग ज़्यादा जीत करके आए हैं। ये बात दिखाता है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव का ऑरा अभी भी बड़ा है जी। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को एक कुशन चाहिए था। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं और वो कुशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। आंकड़ों के हिसाब से अगर आपको बताएं तो सनी आपके द्वारा ही दिया गया आंकड़ा है ये कि वर्तमान परिस्थिति में जो 5 राज्यों में चुनाव 2022 में होने हैं, उन राज्यों का अगर हम गणना करें तो ये टोटल सीट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा 102 सीटें हैं जी। हम लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। अगर विधानसभा में मात्र यूपी को और पंजाब को टारगेट कर लिया जाए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी। पंजाब में एक बार फिर से कांग्रेस जीत जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा चांस है कि जीतेगी जी। दूसरी तरफ यूपी में अगर भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, जो कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ही इस बात को लेकर के द्वंद्व फंसा हुआ है कि योगी क्या करेंगे। योगी का कहना है कि मेरे प्रचार में किसी को आने की जरूरत नहीं है। योगी को दिल्ली बुलाया जाता है, बुला करके उनसे बातें की जाती है। तो अगर यहाँ विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 80 सीटों में से जितनी भी सीटें आएगी, 102 सीट है, 102 सीट में से अगर, जो कि अभी वर्तमान में 75 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, और अगर ऐसा होता है कि कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पटकनी देने में सफल हो जाते हैं, जो विपक्ष का एक साझा प्रयास चल रहा है, यहाँ अगर मान के चलिए कि किसी एक को भी प्रमोट कर दिया जाता है कि हम फलाने को मुख्यमंत्री बनाते हैं और सारे लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, क्योंकि वोटों के बंटवारे से ही भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है। अब ऐसी स्थिति में आप मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश से पहले अगर ये समझौता हो जाता है तो जो नीतीश कुमार का टारगेट है, उस टारगेट में लगभग 250 से 170 सीटें लाने की ज़रूरत है जी। और 170 सीटें लाने के लिए बिहार भी उसमें एक बड़ा अहम रोल निभा सकता है। अभी भी बिहार में नीतीश कुमार के पास अगर देखा जाए तो 23 सीट है जी। अगर वो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को आ जाते हैं, यानी कि 60% से ज़्यादा सीटें उनके पास है जी। उसके आगे आप बढ़िए कि 2022 के बाद 2023 में भी 5-6 राज्यों में, आधा दर्जन से ज़्यादा राज्यों में चुनाव है, जिसमें सब मिलाकर के 35-36 सीटें होती हैं जी। तो इन 35-36 सीटों में से भी आप मान के चलिए कि यदि 50% आ जाता है तो ये 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है जी। अगर 60-70% अगर आ जाता है तो 100 के आसपास आंकड़ा पहुंच जाता है। बाकी बचता है जो सीट, तो बाकी सीटों में आप देख लीजिए कि बिहार में 40 में से हमने आपको बता दिया कि 23 सीटें हैं अभी नीतीश कुमार के पास, 17 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को छोड़ देते हैं तो बंगाल की बात करें तो बंगाल में 42 सीटें हैं, इसमें भी ममता बनर्जी और कांग्रेस की सीटें हैं जी। इन सीटों को भी अगर छांट देते हैं, अगर कर्नाटक की बात करें तो 28 सीटें हैं, इनकी सीटों को भी अगर छांट के हम अलग कर लेते हैं, इसमें से भी 60% सीट अगर मान के चलते हैं। झारखंड की बात करें तो 14 सीटें हैं, इसको भी छांट लीजिए। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी सीटों को छांट लीजिए। उसके बाद राजस्थान में 25 सीटें हैं, वहाँ भी कांग्रेस की सरकार है, उसको भी छांट लीजिए। उड़ीसा की सीटें छांट लीजिए, मध्य प्रदेश की सीटें छांट लीजिए, जो बड़े बड़े राज्य हैं या छोटे छोटे राज्य हैं उनको छांट लीजिए। तो 223 सीटें ये होती हैं जो वर्तमान में जहाँ चुनाव नहीं होने हैं विधानसभा के, यानी कि लोकसभा की सीटों पर अगर चुनाव होते हैं तो यहाँ अगर एक साथ साझा विपक्ष प्रयास करे तो यदि 50% भी सीट यहाँ से लेकर के आता है तो आंकड़े के करीब हम पहुँच जाते हैं। और बाकी के शेष राज्य जो छूट रहे हैं अब इसमें, उन राज्यों को भी मिला करके देख लिया जाए तो आप इतना मान के चलिए कि एक जगह अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को कड़ा टक्कर दिया जा सकता है। और नीतीश कुमार उसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि लालू प्रसाद आते हैं तो आ करके वो क्या फैसला करते हैं, किस तरह का प्रपोजल देते हैं, उस प्रपोजल पे क्या विचार किया जा सकता है।
और इस बात का इंतजार कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को भी है कि प्रपोजल यदि उनके मन मुताबिक मिल गया, जिससे वो एश्योर हो जाए कि सारा विपक्ष मिल करके नीतीश कुमार को, कारण देख लीजिएगा कि इसीलिए तेजस्वी यादव को अभी साइलेंट किया गया है और बहुत सारे नेताओं को साइलेंट किया गया है। आपने देखा होगा अखिलेश यादव भी चुपचाप हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं। मुलायम सिंह मुलाकात, लालू मुलायम मुलाकात, शरद यादव और शरद पवार लालू से मुलाकात, इसके बाद अलावा कांग्रेस के लोगों से मुलाकात, ये सारी मुलाकात का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर है। वहीं नीतीश कुमार भी जाते हैं और हुड्डा से जाकर के मिलते हैं जी। बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा अब जब की बंद कमरे में बात हुई है ललन सिंह और नीतीश कुमार की, तो उस चेहरे के भाव बता रहे थे कि आगे खेला होना है। और खेला होने का आपको याद होगा कि ये कहा जा रहा था कि आरजेडी के बहुत सारे लोग संपर्क में हैं, कांग्रेस के बहुत सारे लोग संपर्क में हैं। आपने देखा कि किसी को संपर्क से लाया गया, कोई ज्वाइन किया जदयू नहीं ना किया। क्या खेल हो रहा है आप समझ लीजिए कि भीतर खाने में सब तैयारी लगभग हो चुकी है, खिचड़ी पक गई है, बस खाली परोसने की ज़रूरत है। भले ही खिचड़ी में बहुत सारे व्यंजन हों लेकिन पेट तो भर देता है। अब बस इसी बात का इंतजार हो रहा है कि लालू किस तरह का प्रपोजल लेकर के आते हैं। और लालू और भाजपा यही दो वो धड़े हैं जिससे नीतीश कुमार समझौता किसी भी हाल में करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को उनको साथ रखना होता तो फिर लौकुश समीकरण पर अपने लौकुश को क्यों छू बोलवाती। जी। आप देख रहे होंगे कि सम्राट चौधरी कितना तेजी से छू बोल रहे हैं और भी कई नेता हैं, उनका लगातार हमला जारी है। इसका मतलब है कि नीतीश के लौकुश समीकरण को लेकर के और तैयारियों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी गुस्से में है और इस गुस्से का जो जवाब होगा वो यही हो सकता है कि नीतीश कुमार को अलग किया जाए या नीतीश कुमार खुद अलग हो। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के पास रास्ता क्या होगा, तो लालू प्रसाद से बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। जी, तो आने वाले दिनों में जो चुनाव है उसको लेकर लंबी रणनीति बनाई जा रही है। बाबा ने आपको समीकरण भी बताया कि किन किन राज्यों में कितनी सीटें हैं। अगर साझा विपक्ष चुनाव लड़ती है तो आने वाले समय में भाजपा के लिए बड़ा ही निर्णायक समय होगा, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं चल रही है, तीसरे मोर्चे की कवायद हो रही है, इन सभी के बीच नीतीश कुमार को भी इंतजार है अच्छे प्रपोजल का। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ बदलाव देखने को मिलता है बिहार की राजनीति में। और जब बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा तो देश की राजनीति भी जरूर बदलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।